गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर कितनी तीव्रता होती है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है -Q और इससे थोड़ी सी दूरी पर एक और आवेश है +Q। अब बच्चों ये दोनों आवेश मिल करके एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं और एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहे हैं। और हमें कुछ इस प्रकार के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इस बिंदु को मान लेते हैं Q। ये बिंदु न तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है और न ही वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अभिलंबवत रेखा पर है, न तो अक्षीय रेखा पर है और न ही निरक्ष पर है। तो बच्चों ये बिंदु तो ऐसे ही है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ अलग सिस्टम यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। इस बिंदु Q और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम इसकी दूरी मालूम कर लेते हैं और ये दूरी हमने यहाँ पर मान ली, ये दूरी R है। हमने ये मान लिया वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस बिंदु Q की दूरी R है और हमें इसी बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। तो बच्चों होगा क्या, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो घटकों में डिवाइड हो जाएगा। कर सकते हैं इसे और करना ही पड़ेगा। पहला घटक ये हो जाएगा, एक घटक आपके पास ये आ गया और ये है P cos थीटा, इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का क्षैतिज घटक। और एक घटक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा P sin थीटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो घटक P cos थीटा और P sin थीटा हो गए। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, एक काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे है। इस वैद्युत द्विध्रुव में आवेश कुछ इस प्रकार से, इस साइड में धनावेश और इस तरफ हो जाएगा ऋण आवेश। ऐसा क्यों? ये धन आवेश यहाँ क्यों नहीं और ये ऋण आवेश यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही होता है। ये एक ऐसा काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। हम एक वैद्युत द्विध्रुव की और भी कल्पना करेंगे और वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें ऋण आवेश यहाँ पर और धन आवेश इस तरफ होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव, इस काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है और इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। अब बच्चों अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले किया क्या, अपने मुख्य वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में डिवाइड किया। अब वो घटक क्या, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के घटक। तो बच्चों पहला घटक क्या है, P cos थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज घटक। ये क्या है, P cos थीटा। दूसरा क्या है, ऊर्ध्व घटक, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक भी कहते हैं। ये है P sin थीटा। वेक्टर P जिस दिशा के साथ कोण यहाँ पे बना रहा है, कुछ कोण अंतरित कर रहा है, थीटा कोण अंतरित कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे
क्षैतिज घटक, और वो होता है पी कॉस थीटा, जिसके साथ कोणांतरित नहीं कर रहा है वो कहलाता है ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, और ये होता है पी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर यह बिंदु क्यों स्थित है। अब इस द्विध्रुव के कारण बिंदु क्यों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के घटक पी कॉस थीटा यानी कि क्षैतिज घटक पी कॉस थीटा के कारण बिंदु क्यों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम मान लेते हैं E1, और ये E1 क्या हो जाएगा ये हम लोग समझते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो फार्मूला क्या होता है अक्षीय स्थिति में 2p/r³, ये फार्मूला हम लोगों ने सिद्ध किया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास इस वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो p नहीं है, p cos थीटा है, तो यहाँ पे p cos थीटा हमें करना पड़ेगा, इक्वेशन 1। इसी प्रकार हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी कि ऊर्ध्व घटक के कारण वहां पे तीव्रता कितनी हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर घटक पी साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको देखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये E2, और E2 का मान क्या आ जाएगा। तो बच्चों E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p/r³, ये फार्मूला हमारा होता है, इसको हम लोगों ने सिद्ध किया है। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव, इस काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p साइन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा भी बढ़ा लेंगे। समीकरण 2, हमें इन दोनों घटकों क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दोनों के कारण बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 हमें बेहतर तरीके से मालूम हो गई है। अब हमें बिंदु के ऊपर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए इन दोनों तीव्रताओं की दिशा मालूम होनी चाहिए। इस काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उस बिंदु के निकट वाले आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे आवेश निकट कौन सा है, प्लस क्यू है, ये तो दूर है, ये निकट है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ तीव्रता जो भी होती है वो किस तरफ होती है, वो हमेशा बाहर की ओर होती है, कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये हो जाएगा E1। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका प्लस क्यू यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर है, तो इसकी निरक्ष पर यह बिंदु क्यों स्थित है, तो यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो बच्चों ये हो जाएगा E2, ये E1 और ये E2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का परिणामी निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो 90 अंश का है। तो अब समझते हैं बिंदु क्यू पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। बिंदु क्यू पर परिणामी तीव्रता, तो बच्चों उसको हम लोग मान लेते हैं E है, राइट। अब यहां पर समझना है कि इसका मान क्या होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बच्चों हो जाएगी E² बराबर, परिणामी तीव्रता हम लोग कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का परिणामी कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E², ये आपका परिणामी है, E1 और E2 का परिणामी है। E² इज इक्वल टू E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि E1 और E2 के बीच में जो कोण है वो है 90 अंश का। तो अगर हम यहां पर 90 अंश रखें तो बच्चों cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, वो होता है 0। अगर हम cos 90 अंश का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हटा देंगे इसको हम। तो हमें क्या मिल जाएगा, E² इज इक्वल टू E1² प्लस E2², ये हमें मिल जाता है।
अब हम यहाँ पर E1 और E2 का मान रख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ई स्क्वायर इज इक्वल, E1 का मान क्या है आप रखें यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बटे में है r क्यूब। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, कर लेते हैं, प्लस E2 का स्क्वायर। E2 हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बटे में r क्यूब, और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो इतना हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसको हमें और अभी सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करते हैं। अभी क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल, इन सब का बच्चों हमें वर्ग करना होगा। अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, इसमें भी है उसमें भी है और ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, ये हमने कॉमन कर लिया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, एक बार फिर से देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर हमने कॉमन किया, बचेगा 2 और कॉस थीटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या बच रहा है, यहाँ पर केवल साइन थीटा बच रहा है, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना हमें प्राप्त हो गया। अब इसे और सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। ई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, और यहाँ बच्चों घात लगी हुई है 2, हमने लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ई का मान निकालें तो हमें इस पूरे पद का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट यहाँ से हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, ये हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लगा दीजिए स्क्वायर रूट यहाँ पे, 4 में से 1 घटाना पड़ेगा, ये माइनस कॉस है, -1 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 4 में से घट जाएंगे, क्या आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है +1। इस प्रकार से बच्चों हमें ये प्राप्त हो गया फार्मूला। ये फार्मूला जो प्राप्त हुआ है ये है बिंदु, ये फार्मूला जो हमें प्राप्त हुआ है ये है बिंदु क्यों पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, हमें ये तो पता होता है कांस्टेंट है, और हमें क्यों भी मालूम होता है, इनके बीच दूरी मालूम होती है, या हमें पी मालूम होना चाहिए, ये दूरी आर हमें पता होनी चाहिए, और थीटा अगर हमें मालूम है तो हम बहुत ही आसानी से बिंदु क्यों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं जो परिणामी तीव्रता आई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, इसकी दिशा क्या है, ये है E1 और E2 के बीच कहीं पर होगी, एकदम बीच में तो नहीं होगी, क्योंकि E1 और E2 बराबर नहीं है। अगर दोनों का मान आपस में बराबर होता, ये समीकरण 1 और 2 बराबर होते, तो E1 और E2 के बीच में हमारी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होती। अब यहाँ पर बच्चों निकालते हैं कि ये किस ओर है, हम यहाँ मान लेते हैं ये कोण फाई है जो कि E1 के साथ कोण बना रही है। हमने ये मान लिया बिंदु क्यों पर परिणामी तीव्रता E1 के साथ फाई कोण आंतरित कर रही है। तो बच्चों ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है E1 और ये है E2, तो हम इस E2 को कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका E2 है, E2 हो गया। अगर आप ध्यान से अब यहाँ पर देखो तो ये कोण है, कोण सामने भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो बच्चों tan फाई बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पर ये वाली रेखा ये वाली सदिश E2 ये भी है E2 है, और ये कौन सदिश है E1 है, तो ये हो जाएगा E2/E1। फिर से एक बार देखते हैं, tan फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और फाई के सामने जो हमारे पास भुजा है वो है
लंब, और ये वाली भुजा क्या है, आधार। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये आपका E1 है, ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार E2 बाई E1। अब मुझे आप बताइए E2 का मान क्या है, समीकरण 1 में आप आ जाइए, नहीं 2 में आ जाइए, तो यहाँ से क्या मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ये हो गया बच्चों E2 का मान। अब E1 का मान क्या है, इक्वेशन 1 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा बटे में आर क्यूब। इसमें आप देखेंगे इसमें लगभग सारी चीज़ें कट जाएंगी और कुछ चीज़ें बचेंगी, वो क्या है, इसमें आपके पास जाएगा ये 2, नीचे है तो 1/2 लिखेंगे, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो अब ये हो गया टैन थीटा। अब बात करते हैं यदि ये बिंदु क्यों इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर होता, विशेष स्थितियों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अगर ये बिंदु यहां पर होता तो इस थीटा का मान क्या हो जाता, 0। थीटा का मान अगर हम 0 कर देंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, E बराबर, तो बच्चों यहां पर आप आकर 0 कर दीजिए, हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब इंटू, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमने कर दिया है 0, थीटा का मान की 0 कर दिया है, तो कॉस स्क्वायर 0 का मान 1 होता है, 3 का नम 3 और 3 1 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 2, गुणे में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूला प्राप्त होगा, और ये फार्मूला क्या होता है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये बिंदु अक्षीय रेखा पर ही तो है। अगर हम इस बिंदु को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो थीटा का मान 0 होगा, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिल जाएगी, और हम लोगों ने इस फार्मूले को पिछले डेरिवेशन में सिद्ध किया है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा बराबर 90 अंश। अगर बच्चों इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर के आए, इस बिंदु को यहाँ लेकर आए, इसके अक्ष के अभिलंबवत रेखा पर यहाँ पर लेकर आए, यानी कि निरक्षीय स्थिति में देखें तो क्या हो जाएगा, ई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, इसको आप ऐसे ही लिख लें, और हमारे पास अब क्या आता है 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, हम थीटा के स्थान पर 90 अंश रखेंगे, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही आने वाला है, हम इस 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। तो आप जब इस बिंदु को यहाँ लेकर के आएंगे तो निरक्ष पर ही तो हो जाएगा, और निरक्ष पर हम लोग जानते भी इतना होता है, तो हम इसी की सहायता से ये दोनों सूत्र भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हमने क्या किया, मुख्य विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P को 2 घटकों में डिवाइड किया, 36 घटक और वो 2 घटक में डिवाइड किया। 36 घटक किसके लिए, हमने यहाँ पे बना दिया एक काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। माइनस आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की इसकी दिशा होती है, तो हमने यहाँ पर 2 काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव मान लिए। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर जो तीव्रता आएगी वो हो जाएगी ये, क्योंकि ये बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर है, तो अक्षीय रेखा पर फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। लेकिन बच्चों यहाँ पे p cos थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p cos थीटा है, और इस द्विध्रुव के कारण जब बिंदु Q पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा ये, क्योंकि वो ये निरक्षीय स्थिति में, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से हमें दोनों तीव्रताएं मालूम हो गई। इनका परिणाम कैसे निकालेंगे, E1 और E2 के बीच में जो कोण है वो 90 अंश का है, तो यहाँ हम लोग 90 अंश कर देंगे, cos 90 का मान 0 होता है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से लाकर रखेंगे, सॉल्व करने पर बच्चों में ये प्राप्त होता है। और हमने देखा कि जो परिणामी तीव्रता आ रही थी E, ये E1 के साथ कितना कोण बना रही है, हमने मान लिया 5 कोण बना रही है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ 5 मान लिया। tan phi बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे E2 है और ये क्या है E1 है, E2 ये भी है, E2 ये भी है, लंब बटे आधार E2 बाई E1। हमने E2 का मान रखा समीकरण 2 से और हमने E1 का मान रखा समीकरण 1 से, तो हमें प्राप्त हुआ हाफ tan थीटा। यदि हम बिंदु Q को इस तरफ लेकर के आए
तो हमें क्या प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³, जो हमने पहले ही डेरिवेशन में सिद्ध किया है। अब इसके बाद अगर हम इस बिंदु को यहाँ लेकर आ जाएं, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर हम इस बिंदु को लेकर के आए, तो हमें प्राप्त होता है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r³। इसको भी हमने इसके पहले डेरिवेशन में सॉल्व किया है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।